नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास, यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहाँ पर मेरे साथ में डायरेक्ट जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी तैयारी के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन काफी डिटेल्ड एनालिसिस वाला है। सारे टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास है। तो देखो यार, आपने एक सिलेबस के अंदर लाइन पढ़ी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी, इट्स इंटरवेंशन और उससे रिलेटेड इश्यूज, जिसके अंदर गवर्नमेंट की लैंडमार्क पॉलिसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मनरेगा, जैसे कि मिड डे मील स्कीम्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ, सीधी सी बात है ना। कई बार क्वेश्चन भी गवर्नेंस के अंदर इससे रिलेटेड आ जाते हैं, या फिर कई बार ना आंसर के अंदर कोट करने में इनडायरेक्टली काफी ज्यादा मदद करता है। इस कारण से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस इन एटलीस्ट लास्ट 6 ईयर्स। देखो यार, मिड डे मील स्कीम अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी बस मैं लॉजिक लगवा रहा हूं। सोचो, थोड़ा सा विचार करो कि यार जब मैं मिड डे मील स्कीम की बात कर रहा हूं तो क्या आपको लग रहा है कि खाना बहुत अच्छा मिल रहा होगा, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी? चलो, फूड की क्वालिटी आपको लग रहा है कि अच्छी नहीं होगी, तो फिर फूड की क्वालिटी खराब होने की वजह से क्या आपको नहीं लगता कि फूड पॉइजनिंग के केसेस देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये लगातार बढ़ भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर ज्यादा मिड डे मील अब पहुंच रही है, ज्यादा स्कूलों के अंदर मिड डे मील पहुंची। तो शुरुआत में जितनी ज्यादा स्कूलों में मिड डे मील पहुंची, उतने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ होगा? कोविड-19 आया होगा। कोविड-19 के समय पे याद करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि स्कूल तो बंद थे और मिड डे मील कहाँ मिलती है साहब? स्कूलों के अंदर। तो मिड डे मील बच्चों के पास पहुंची नहीं, तो भोजन जो है बच्चों को मिला नहीं, तो फूड पॉइजनिंग के केसेस कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये ग्राफ देख लो एक बार। इस ग्राफ को देखोगे तो आप पाओगे कि 2020 के अंदर अचानक से फूड पॉइजनिंग के केसेस जो है वो कम होते हुए दिखा दिए। 299 2022 के अंदर अभी तक केवल सितंबर तक की बात कर रहा हूं मैं, 979 केसेस जो है वो फूड पॉइजनिंग के देखने को मिल गए। और ये फूड पॉइजनिंग के केसेस यहाँ पर आपको लगातार बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस समय पे जो मिड डे मील है वो लोकल एरिया के अंदर पहुंच रही थी, हर स्कूलों के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। जब मिड डे मील स्कीम के अंदर डेवलपमेंट हो रहे थे, उस समय पे फिर पैरेलली फूड पॉइजनिंग के केसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो कम है। अकॉर्डिंग टू द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार अगर हम लोग माने तो ये फूड पॉइजनिंग के केसेस जो है वो बढ़ने का कारण है, क्योंकि ठीक से लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। जिन लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं वो करप्शन के जरिए हो जाते हैं, मतलब पैसे दे देते हैं, बदले में लाइसेंस ले लेते हैं। फूड पॉइजनिंग के केसेस इसलिए भी देखने को मिलते हैं कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी का खाना जो है वो नहीं दिया जाता है। कई बार खाने के अंदर छिपकलियां, चूहे, सांप और कॉकरोच भी देखने को मिले। 1153 केसेस हम लोगों को ऐसे देखने को मिले जहां पर भोजन के अंदर छिपकली पाई गई। 23 केसेस ऐसे मिले हैं जहां पर भोजन के अंदर एक चूहा पाया गया। 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर भोजन के अंदर कॉकरोच है, और 1 केस ऐसा है जहां पर भोजन के अंदर सांप ही आ गया। और ऐसा भोजन अगर बच्चों की थाली तक पहुंच रहा है, उसके अंदर मिल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो है वो पहले जब पकाया गया हो तो खाने में गिर गया हो, और फिर बाद में उसको निकाल भी लिया गया हो, बच्चों की थाली के अंदर अच्छा भोजन दिख रहा पर वो अच्छा भोजन होना, ये भी हो सकता है साहब। पिछले 13 साल के अंदर 9646 केसेस फूड पॉइजनिंग के हम लोगों को पूरे देश भर के अंदर देखने को मिले। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम लोग और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो फूड पॉइजनिंग के केसेस हम लोगों को बिहार के अंदर देखने को मिले हैं, उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट केसेस महाराष्ट्र के अंदर 2015 के अंदर क्या हुआ था, 2016 के अंदर क्या हुआ था, पलघार डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र के एक स्कूल के अंदर 247 बच्चों ने एक साथ बीमार पड़ गए थे मिड डे मील की खिचड़ी खाने के बाद। 247 बच्चे एक साथ बीमार पड़े। 2015 के अंदर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, जहां पर हम लोगों को देखने को मिला कि 223 बच्चों ने एक साथ कंप्लेन की क्योंकि पेट के अंदर दर्द हो रहा था।
221 बच्चे कर्नाटक के अंदर 2017 के अंदर उपमा खाए और उपमा खाने के बाद में पेट के अंदर दर्द और पूरे शरीर के अंदर कमजोरी और साथ में बीमारियां देखने को मिली। इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। और ये ब्लू कलर की जो ऊंची लाइन है ये उन डिस्ट्रिक्ट की है जहां पर एक बार के अंदर बहुत बड़े फूड पॉइजनिंग के केसेस और फूड की वजह से गड़बड़ देखने को मिली है। अब ये फूड पॉइजनिंग मैंने बताया कि एक तो लाइसेंस की वजह से, ठीक से लाइसेंस देते नहीं है ये लोग, ठीक है, ठीक से लाइसेंस नहीं दिया, इरेगुलर लाइसेंस दिया, करप्शन कर दिया, उसके अंदर भी पैसे लेके लाइसेंस दे दिया, ठीक है, लिमिटेड रिपोर्टिंग के कुछ केसेस हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो केसेस मैंने बताया आपको लगेगा अरे इतने कम तो है सर, इसके ऊपर क्या ही बात करें अपन। ये वो केसेस है जो रिकॉर्डेड है, कई सारे केसेस ऐसे जो रिकॉर्ड ही नहीं होते, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। मतलब बच्चा जो है वो फीडबैक दे नहीं सकता कि भोजन कैसा मिला, जिसके कारण से फूड की क्वालिटी बढ़ती नहीं है। जो गड़बड़ कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, वो लगातार चोरी करता रहता है। इस तरीके के इश्यूज हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड रिपोर्टिंग, मध्य प्रदेश के अंदर 2014 से 2019 के बीच में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने डॉक्टर को कहा ही नहीं कि फूड प्रोसेसिंग के केसेस को रिपोर्ट भी करना, फूड पॉइजनिंग के केसेस को रिपोर्ट भी करना। फूड सेफ्टी कमिश्नर को मध्य प्रदेश के अंदर ये पता ही नहीं था कि हकीकत में फूड पॉइजनिंग के केसेस कितने हैं मध्य प्रदेश में। जब बाद में रिसर्च की गई तो केवल 2014 के अगस्त महीने में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 110 फूड पॉइजनिंग के केसेस वो देखने को मिले जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। केवल एक महीने में एक डिस्ट्रिक्ट में। आप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इतने साल में कितने केसेस रहे होंगे आप सोच सकते। टोटल 2015-16 के अंदर 14,500 स्कूल ऐसे थे जहां पर मिड डे मील खुले किचन में बनाई जा रही थी, मतलब कोई शेड ही नहीं था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पर शेड ही नहीं, खुले के अंदर खाना बनाया जाता है। ऐसे कंडीशन में छिपकली, चूहे, सांप क्यों ना गिरेंगे साहब। 2011 से 2015 के बीच में छत्तीसगढ़ के अंदर सीएजी के सॉरी वो लैपटॉप का इशू था। तो 2018 के अंदर क्या होता है, वलसाड़ गुजरात करके एक जगह, गुजरात के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वलसाड़ करके, जहां पर 80% तक शॉर्टफॉल देखने को मिलता है इंस्पेक्शन का, मतलब ठीक से इंस्पेक्शन नहीं किया जाता। 2014 के अंदर झारखंड के अंदर सीएजी ने बताया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बताया कि बच्चों के बीमार पड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि बच्चों के पास में कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर नहीं है। मतलब उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा हो, भोजन की क्वालिटी के अंदर कमी है, तो वो किसी को कंप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। उनको वो चुपचाप भोजन खाने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये इश्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और एडिटोरियल आया है ना, अभी अभी क्या हुआ है कि 77th जनरल असेंबली के अंदर मिड सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। इसी दौरान में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स गए। यूनाइटेड स्टेट्स जाने का कारण सीधा सा है कि भारत के जो इच्छाएं हैं, भारत के जो एम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट की, उसको एक मजबूती देना एक बड़ा कारण है। ये उस समय पे हुआ जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो है वो खत्म हुई, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग जो है वो शुरू हुई, उसके बाद में अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास जा रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर रशिया और चाइना के साथ में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे थे, अब हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में कर रहे हैं। दिस व्हाट द मल्टीलैटरलिज्म अब इंडिया परफॉर्म कर रहा है, मल्टी अलाइनमेंट जो है वो इंडिया परफॉर्म कर रहा है। अब समझना कि 77 जनरल असेंबली के अंदर भारत ने ये कहा कि देखो यार, इंटरनेशनल लेवल पे, मल्टीलेटरल लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, खास रूप से यूनाइटेड नेशन के अंदर। क्यों भैया यूनाइटेड नेशन के अंदर क्यों जरूरत है? ड्यू टू सम रीजन। रिसेंट में एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है, 3 एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल है कोविड-19। कोविड-19 को यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज है, जो यूनाइटेड नेशन की मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस कोविड-19 में कितनी इफेक्टिव रही? बिल्कुल नहीं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस गिर गई। ये अर्ली टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाए, सही टाइम पे लोगों को आगाह नहीं कर पाए कि कोविड-19 जैसी महामारी आ रही। नॉट जस्ट दिस, देयर इज आल्सो के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइना के अंदर ठीक से रिपोर्ट भी नहीं कर पाई, वहां जाके चेक भी नहीं कर पाई कि यार कोविड-19 वुहान से निकला था या नहीं निकला था। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोगों को सिक्योरिटी काउंसिल देखने को मिली। क्यों बनाई थी सिक्योरिटी काउंसिल? पूरे विश्व के अंदर शांति के लिए, शांति बनाए रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध को आगे रोकेंगे।
और इसकी जिम्मेदारी किन 5 देशों को दी जिनके पास में वीटो पावर थी? रशिया, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस, ये 5 देश। इसके अंदर रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर वॉर नहीं किया है क्या? क्या यूनाइटेड नेशन उस वॉर को रोकने में फेल नहीं हुई है? जो अफगानिस्तान के अंदर इतने समय से हुआ, क्या उसको रोकने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल नहीं हुई है? म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कूप हुआ उसकी वजह से ह्यूमन राइट के इश्यूज आने, उसको रोकने में क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल नहीं हुई है? ऐसी कई सारी मिलिटेंसी हम लोगों को आज पूरे विश्व के अंदर देखने को मिल रही है। क्या उस दौरान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल नहीं हुई है? हर जगह पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कभी आपने सुना है कि चाइना के ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो? जबकि चाइना आज पूरे विश्व के ऊपर एक थ्रेट देखने को मिल रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके से इसका एक्सपांशन चल रहा है, बॉर्डर के अंदर जिस तरीके से एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी चाइना की चल रही है, क्या चाइना को रोकने की कोशिश यूनाइटेड नेशन ने कभी की भी है? अरे सोचो ना आप कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चाइना के ऊपर कुछ बोला ही नहीं है, जबकि चाइना के द्वारा व्यापार के अंदर भारत के अंदर क्लियर डंपिंग की जा रही थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर चुप रहा। जब कोविड-19 फैला तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी नहीं कहा था। चाइना के अंदर ठीक से ये लोग चेक भी नहीं कर पाए। इवन चाइना जो है वो टेररिज्म को रोकने नहीं देता है। साजिद को हम लोग क्या कर रहे थे, है ना, माजिद अली को हम लोग कर रहे थे कि यार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आतंकवादी घोषित कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, पर वो प्रस्ताव को भी किसने रोक दिया? चाइना ने। और उसके ऊपर पूरा यूनाइटेड नेशन इनइफेक्टिव रहा, जिससे हम लोगों को दिखाई देता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं वो अब कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर यूनाइटेड नेशन को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब और ज्यादा कंट्रियों को इन्वॉल्व करना चाहिए। वीटो पावर वगैरह ये हटाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जो देश है उनके बीच में यूनानिमस डिसीजन रखो, सबके पास में इक्वल पावर रखो, या फिर मेजॉरिटी वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट रख लो। इट वुड बी मच बेटर। जो मेजॉरिटी मान रही है उसको बेटर कहो। तो इस तरीके की चीजें करो ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव रहे। इंडिया, ब्राजील, थोड़ा साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर, अफ्रीकन देशों के अंदर साउथ अफ्रीका वगैरह को भी परमानेंट मेंबरशिप दी जा सकती है, या फिर परमानेंट मेंबरशिप को हटा ही दो। ठीक है, वाई सम डेवलप्ड कंट्री हैव मोर पावर देन अदर डेवलपिंग कंट्री, जबकि डेवलपिंग कंट्री आज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पूरे विश्व के अंदर। जहां पर आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हो, उस क्लाइमेट चेंज को कम करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर एनालाइज की गई है। अगर ये चीज नहीं की गई, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन की अलग अलग एजेंसी, इनके अंदर चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो सीधी सी बात क्या होगी कि लोग दूसरी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग जाएंगे। आरसेप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, 14 देश यहाँ पर जुड़े हुए। क्यों जुड़ गए भैया? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ। अलग अलग रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के उभरने का कारण आज के समय पे यही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशन ना पीस दे पा रहा है। अगर शांति होती तो फिर मिलिट्री एग्रीमेंट ही क्यों करने पड़, क्यों ऑकस होता, क्यों क्वाड होता? अगर चाइना के थ्रेट को पहले ही रोक लिया गया हो, क्यों नाटो होता अगर कोल्ड वॉर के अंदर इन दोनों देशों को लड़ने से रोक लिया गया हो, क्योंकि वो भी तो शांति थी और यूनाइटेड नेशन को वहां पर काम करना चाहिए था, पर यूनाइटेड नेशन ने काम नहीं किया। जिसके बाद आप भारत की देख लो तो क्वाड, IBSA, ब्रिक्स, सिलैक, ये सारे देश देखने को मिलेंगे, करीकॉम, ये सारे देश देखने को मिलेंगे। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के साथ में मीटिंग, इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब के साथ में मीटिंग, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में मीटिंग, G20, G8, ये सब क्या है? ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों उभर के आई है? इन सब के दावे वही है जो यूनाइटेड नेशन कर रहा है, पर फिर भी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा ना। इसके अलावा शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न, देखो यार मॉनसून के बारे में अगर आप समझोगे तो अभी रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि यार मॉनसून जो है वो विड्रॉ करने वाला है भारत के अंदर। अब मॉनसून जो विड्रॉ हो रहा है तो पहले समझते हैं कि यार मॉनसून आता कैसे और मॉनसून जाता कैसे। देखो यार क्या होता है भारत के अंदर, तिब्बत वगैरह वाले, मतलब अभी समझने के लिए समझ लो, बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा।
है ना। नहीं तो ये मानसून अपने आप में 2.5-3 घंटे का टॉपिक है, 2.5-3 क्या 6 घंटे का टॉपिक है। यहाँ पर तिब्बत वाले इलाकों के अंदर, इंडिया के अंदर यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो मॉरिशस वगैरह के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण से वहां से जो हवाएं हैं वो इंडिया की तरफ इस तरीके से चलने लगती है, मुड़ के जाती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। वहीं इधर की तरफ भी ऐसी हवाएं चलेंगी, पूरी धरती के ऊपर चल रही है ना, तो ऐसी हवाएं हर जगह चल रही हैं, ठीक है। तो ये हवा जो है ये समुद्र के ऊपर से आ रही है। अब समुद्र के ऊपर से चलती हुई हवा है तो वो मॉइस्चर लेके आएगी ना, क्योंकि समुद्र गर्म होगा। गर्मी के समय की बात कर रहा हूँ ये मैं। बारिश कब हो रही है? जून के महीने में, जुलाई के महीने में, ये गर्मी के समय होते हैं, ठीक है। तो ये गर्मी के समय होते हैं। ओरिजिनली सूरज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, तो इस दौरान में इवोपरेशन हो रहा होता है, पानी जो है वो गर्म होता है, इसका जो मॉइस्चर है वो उठा के ले जाता है हवा, और हवा जो है वो फिर इंडिया के अंदर एंटर करती है। जैसे इंडिया के अंदर इस जगह पे एंटर करती है, वेस्टर्न घाट मिल जाते हैं। पहाड़ से अगर पानी टकराएगा, ये देखो पहाड़ है और ये क्लाउड आ रहा है, तो ये टकराएगा तो डोंट यू थिंक वो बारिश कर जाएगा। हालांकि इसके पीछे और भी कई सारे तरीके होते हैं, मैं एक सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, वरना ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है क्लाउड के ऊपर जाने की वजह से, ठीक है। वो एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह होती है। पर अभी इतना समझो कि क्लाउड से जब बादल टकराएंगे बारिश होगी, और उसी को हम लोग कहेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब जब ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है तो उसकी वजह से कहा वेस्टर्न घाट के इन क्षेत्रों के अंदर बारिश हो रही है। तो क्या मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों के अंदर बारिश नहीं होगी क्या? तो वेस्टर्न घाट के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो कई सारे घाट है। घाट है मतलब वो घाट धोबी घाट नहीं, घाट मतलब पासेस है, मतलब बीच में गैप है। जैसे थाल घाट मिल जाएगा, भोर घाट मिल जाएगा, पाल घाट मिल जाएगा, ये वेस्टर्न घाट के बीच में गैप है। उन गैप में से हवाएं जो है वो निकलती हैं और निकल के टकरा जाती है सब यहाँ पे विंध्या से, तो वहां बारिश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर से भी हवाएं जाती है, ये वाली राजस्थान के अंदर बारिश क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर अरावली है तो सही, पर अरावली इस तरीके से है और हवाएं भी इस तरीके से चल रही, तो हवाएं ऐसी निकल जाती है, बारिश नहीं हो पाती। वेस्टर्न घाट के परपेंडिकुलर हवा आती है, इस कारण से वहां पर बारिश होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फिर क्या होता है, ये जो अरेबियन सी के बाद में बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है जो इस तरीके से आ रही है, ये क्या होती है म्यांमार के अंदर यहाँ पर अरक्कन योमा से टकराती है, और अरक्कन योमा से टकरा के इसे पलटती है और इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। इंडिया के अंदर एंटर करती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है ना, और वो भी परपेंडिकुलर पर्वतीय क्षेत्र, बहुत बारिश होती है। मौसीनराम और चेरापूंजी हाईएस्ट बारिश वाले इलाके हैं, क्योंकि वहां पर खासी हिल्स है, उसके बिल्कुल बीच के अंदर है, बिल्कुल विंडवर्ड साइड के अंदर, तो बहुत बारिश होती है। उसके बाद में यही हवाएं जो है वो आपस में टकरा टकरू के फिर ऐसे करके निकलती हैं और इधर की तरफ बारिश होने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग रेनफॉल पैटर्न आपस में टकराते हैं और बारिश होने की शुरुआत होती है। इस तरीके से भारत के अंदर मानसून का ऑनसेट होता है, जो शुरू होता है मेनलैंड इंडिया के अंदर केरला से। अदरवाइज सबसे पहले अंडमान निकोबार के अंदर 29 मई को आ जाता है, 1 जून के अंदर केरला को आता है, 9 जून तक फिर ऐसे ऊपर होते होते इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलती है स्टैंडर्ड डेट्स। वहीं क्या होता है कि थोड़े समय बाद जब ठंड का मौसम आ रहा होता है, सितंबर अक्टूबर आ रहा होता है, तो समय पर लो प्रेशर जोन जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है इक्वेटर के आसपास, जिसके बाद में यहाँ पर क्या होता है एंटी साइक्लोन क्रिएट होता है और हवाएं जो है वो नीचे चलने लगती है। ये हाई प्रेशर हो जाता है, ये लो प्रेशर हो जाता है। अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी तो भैया फिर बारिश होगी क्या? तो आप देखो ना कि ये वाली जो हवा है ये इस तरीके से चलना शुरू कर चुकी है, इस तरीके से। ये कहाँ से चल रही? कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट में क्या पानी मिलेगा? नदियां मिलेंगी, पर ऐसा कोई पानी नहीं मिलेगा, तो बारिश होगी क्या? नहीं होगी। पर अगर आप इस तरीके से चलोगे, ये यहाँ पर ये वाली जो हवाएं होंगी ये समुद्र से पानी लेके आ जाएंगी और इन क्षेत्रों में बारिश कर जाएंगी। सितंबर अक्टूबर के समय में तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक के वाले क्षेत्र, इनके अंदर बारिश होती है। दक्षिण भारत में इस समय पे बारिश होती है। साथ में नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर भी बारिश होती है। जैसे आप अभी सितंबर के अंदर देख रहे होगे, हो क्या रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वहां पर, और साथ में क्या है कि वहां पर से मतलब जो टेम्परेट रीजन है, यूरोप वगैरह वाले रीजन, उसके साथ में वहां पर एक जेट स्ट्रीम चल रही है, और वो जेट स्ट्रीम जो है वो उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इंडिया के अंदर दे रही है और इंडिया के अंदर भी बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ में अभी हाई प्रेशर क्रिएट हुआ नहीं था, हाई प्रेशर अभी क्रिएट हो रहा था, अभी भी लो प्रेशर था,
तो और बारिश जो है वो होने की शुरुआत हो गई। हालांकि अब कहा गया है कि राजस्थान के अंदर थोड़ा सा हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है और अब मानसून के ऑफसेट होने की शुरुआत हो रही है। ठीक है, समझ में आया कि मानसून कैसे आता है और मानसून कैसे जाता है। इस बार का जो मानसून हुआ उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिला, इस बार देखने को मिला कि सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर बहुत बारिश हुई। मतलब सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर इतनी बारिश हुई कि सेंट्रल इंडिया में 20% ज्यादा बारिश हुई हर बार के मुकाबले, 1/5, और 25%, 1/4 ज्यादा बारिश हुई सदर्न भारत। ये इसलिए हुई क्योंकि ला नीना के इफेक्ट देखने को मिल रहे थे 3 ईयर डीप के, क्योंकि पिछले 3 साल से भारत के अंदर ला नीना के इम्पैक्ट चल रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ रीजन के अंदर, ये वाले क्षेत्रों के अंदर बारिश जो है वो कम हुई, डेफिसिट रहा। ठीक है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ में हमको मॉनसून का पैटर्न बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 2019 के अंदर क्या हुआ कि जून के अंदर बारिश कम हुई थी। जनरली क्या होता है कि जून के अंदर बारिश होती है अच्छी खासी, फिर जुलाई के अंदर सबसे ज्यादा होती है, फिर अगस्त के अंदर उससे कम होती है थोड़ी, जुलाई में सबसे ज्यादा, फिर अगस्त, और फिर सितंबर के अंदर होती है। सितंबर के अंदर बहुत कम बारिश होती थी अभी तक। पर 2019 से पैटर्न बदलता हुआ दिखा। कैसे बदल रहा कि मॉनसून के अंदर ना ओवरऑल 10% ज्यादा हुआ था 2019 के। जून के अंदर ना रेनफॉल हुई नहीं, डेफिसिट, पर सितंबर के अंदर 52% ज्यादा रेनफॉल हर बार से जो सितंबर में होती है उसके मुकाबले। 2020 के अंदर रेनफॉल हुई नहीं, 9% तक मॉनसून के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। जून में बारिश नहीं हुई, पर अगस्त और सितंबर में ज्यादा हो गई। 2021 के अंदर 1% तक रेनफॉल जो है वो कम हुई, पर सितंबर के अंदर 35% तक रेनफॉल जो है वो देखने को मिल रही है। 2022 के अंदर क्या हुआ कि 6% तक रेनफॉल की दरों में बढ़ावा देखने को मिला। रेनफॉल जो है वो बढ़ी, पर इस बार भी आप याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा तो आप पाओगे कि यार बारिश तो जून में इतनी हुई नहीं, जुलाई में इतनी हुई नहीं जितनी सितंबर में देखने को मिल रही है। तो वही मॉनसून का पैटर्न जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा GS2 के ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर काम करने वाली है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, उनके ऊपर एक्शन लिया। अब क्या होता है कि आपके सिलेबस के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्या लिखा है साहब, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड इशू, जिसके ऊपर इलेक्शन के अंदर हर साल एक क्वेश्चन है। 2017 के बाद से हर साल एक क्वेश्चन इलेक्शन से मिलता है मेंस के अंदर। इस कारण से हम लोगों के लिए टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आज के समय पे अगर आपने कभी चुनाव वगैरह देखे होंगे तो चुनाव के अंदर आपको देखने को मिलते हैं किसी पार्टी के अंदर 2-4 लीडर होते हैं, स्टार कैंपेनर भी कहा जाता है उन 2-4 लीडरों को। और कई सारे लीडर जो होते हैं वो ऐसे नहीं कि लोकप्रियता से आए या पार्टी की इच्छा थी, पार्टी के लोगों की इच्छा थी, नहीं, टॉप लीडर की इच्छा रहती है कि यार ये मेरा बेटा है तो इसको मैं वापस से नेता बनाऊंगा, मेरी गद्दी थमाऊंगा। मतलब कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, नहीं है, ठीक है, तो फिर डेमोक्रेसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। डेमोक्रेसी देने से क्या होगा कि कुछ इशू जो है वो कम हो जाएंगे। एक तो फैक्शनलिज्म कम हो जाए। देखो अभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी के अंदर 2 प्रकार के लोग उभर के आ जाते हैं। एक उभर के आते हैं नेपोटिज्म के शिकार, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो थे चुनावों में, वो थे बड़े बड़े नेता, उन्हीं के नाम से उन्होंने पार्टी खोली हुई थी, और उनके बच्चे जो थे अब वो भी पार्टी में चले जा रहे हैं। हालांकि जितना उनके पिता बड़े नेता थे उतना समझदार बच्चा निकलता नहीं है कई बार। पर वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को ऐसे लीडर देखने को मिलते हैं जिनकी ग्रास रूट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्रास रूट के ऊपर लोग बहुत मान, पर उनको मौका नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं कि अरे इसी को क्यों मौका मिलेगा, हमको मौका क्यों नहीं मिलेगा, टाइप ऑफ। जैसे जाकिर खान ने चाचा विधायक हमारे के अंदर आखिरी में सेकंड सीजन के अंदर बनाना शुरू कर दिए कि भैया मैं एक अलग पार्टी बनाऊंगा, मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, ठीक है, मैं ही विधायक बनूंगा, वो वाला है ना। जैसे आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस के अंदर ममता बनर्जी काफी पॉपुलर थी, कांग्रेस के अंदर थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस बना ली। एनसीपी के लीडर शरद पवार भी पहले कांग्रेस के भाग थे, अब उन्होंने भी एक अलग पार्टी बना ली। तो ये जो मल्टीपल फैक्शन उभर के आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे।
साथ में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी कि कौन टॉप लीडर है, क्यों है टॉप लीडर, किस वजह से। आज तो केवल पिताजी के कारण है, कल भविष्य के कारण होगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इस बार कोई चुनाव में उतरा, वो हार गया, लोकसभा के चुनाव हार गया साहब, उसके नाम पे लोकसभा के चुनाव लड़े जा रहे थे, हार गया। अगली बार फिर वही उतर गया, फिर हार गया। पार्टी पूरी बदनाम हो चुकी है, पार्टी बस उस एक चेहरे की वजह से पार्टी की बैंड बज चुकी है, पर वो चेहरा नहीं बदल रहा अभी भी। तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं। अगर आप चुनाव हारते हो तो आपको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या, इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल वो होना जरूरी है, डेमोक्रेसी होना जरूरी है। इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है आज? क्योंकि अभी देखने को क्या मिलता है भारत के अंदर, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। पिता, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो वो चाहते ही नहीं कि उनकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी आए। भैया फिर तो हायरार्की चली जाएगी ना, मतलब राजा का बेटा राजा कैसे बनेगा फिर अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो। पहला इशू ये है। दूसरा कि पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत सेंट्रलाइज है, एक दो लोग सब कुछ डिसाइड करते पार्टी के अंदर। अगर आप ऑफिशियल फंक्शन भी देखो ना, क्या पार्टी के अंदर जो एक लीडर है, जो लोकसभा के अंदर चला गया या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चला गया, वो वोट कैसे करेगा? विप के अनुसार। अगर विप के अनुसार नहीं करेगा तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। पार्टी का सेंट्रलाइजेशन एक बड़ा कारण है। साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये मैंडेट नहीं करता कि इंटरनल इलेक्शन हो। इस कारण से भी हम लोगों को देखने को मिलती है कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो होती है, पर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती। इस कारण से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक गाइडलाइन जारी की, जहां पर पार्टियों को कहा कि अपना संविधान बनाओ। साथ में यूएई का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट भारत के साथ में 14% तक बढ़ चुका है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मई के अंदर इंडिया यूएई के बीच में कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अति इंपॉर्टेंट है इंडिया यूएई के रिलेशन के लिए। इंडिया यूएई के रिलेशन आपस में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी तक क्या होता था, 26 बिलियन डॉलर तक का व्यापार को 5% तक का एक्स्ट्रा ड्यूटी भारत को देनी पड़ती थी। पर जब से कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए हुआ भारत और यूएई के बीच, उसके बाद से भारत के 90% एक्सपोर्ट के ऊपर किसी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं लगी। साथ में भारत और यूएई का व्यापार जो अभी 60 बिलियन डॉलर का है, उसे अगले 5 साल में 100 बिलियन डॉलर तक ये लोग लेके जाएंगे। साथ में यूएई ने मंजूरी ये दे दी है कि इंडिया का कोई वैक्सीन या कोई दवाई है, जेनरिक दवाई, उसको अगर मंजूरी किसी डेवलप देश के अंदर दे दी है तो यूएई के अंदर कोई अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। आप यूएई के अंदर दवाइयों को भी एक्सपोर्ट कर सकते। तो ये देखने को मिल रहा है। साथ में कंपटीशन, कोऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सारी चीजों के ऊपर भी अलग अलग एरिया बनाए गए हैं, पर वो हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को केवल वो नहीं पढ़ना, और भी बहुत कुछ पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट को लेके एक प्लान आया। चंडीगढ़ जो है, मतलब ये एक आंसर राइटिंग के अंदर काम आ सकता है। जीएस3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, किस तरीके से लोकल बॉडी रोल प्ले कर सकती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के अंदर। तो उसके अंदर आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे इस बार वो आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इन्वायरमेंट के अंदर, डेवलप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के अंदर। बस एक न्यूज आई थी थोड़े समय पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट जारी कर दिया था कि बफर जोन 1 किलोमीटर तक का मैंडेटरी क्रिएट करना एक प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास। क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके की जो खबरें होती है ना, मतलब कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर छोटी खबरें मत पढ़ाया करो, आ जाते हैं क्वेश्चन। तो चंडीगढ़ के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के अंदर आई, ठीक है, और इस पॉलिसी के अंदर मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी चंडीगढ़ को बनाने की बात की गई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2 व्हीलर रूप से, मतलब पर्सनल यूज के लिए और पब्लिक यूज के लिए, जैसे कार ट्रांसपोर्ट है, बस है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, उसके अंदर इनको यूज किया जाएगा, ठीक है, ताकि एमिशन जो है वो जीरो हो। तो जीरो एमिशन व्हीकल का पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश चंडीगढ़ के अंदर की गई है वहां की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।